संसद के देश की राजनीति में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी सियासी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक पुराना भाषण और उनके पुराने बयान ने फिर से बवाल मचा दिया है, जिसमें उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी पहले भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने और उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी का कहना था कि देश के लाखों छात्र मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होती है या पेपर लीक जैसी समस्या सामने आती है तो इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। जी हां, अब जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई तो राहुल गांधी के पुराने बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे उस पर अब सरकार को जवाब देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया गया। आप पहले देखिए ये वीडियो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। संसद में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े बिल को लेकर सियासी बहस तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सवाल उठाए कि अगर यूपीआई से जुड़े लेन देन पर भविष्य में किसी तरह का शुल्क लगाने की व्यवस्था बनती है तो इसका असर आम लोगों और छोटे दुकानदारों पर क्या पड़ेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखते हुए साफ किया है कि आम यूपीआई यूजर से अभी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और सरकार ने यूपीआई पेमेंट पर तत्काल कोई शुल्क लागू नहीं किया है। वहीं राज्यसभा में संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। आपका आरोप है कि यूपीआई देश में आम आदमी के रोजमर्रा के लेन देन का बड़ा माध्यम बन चुका है और अगर इस पर कोई अतिरिक्त बोझ आता है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इतने गंभीर मामले पर गृह मंत्री को संसद में आकर देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के संबंध में किस स्तर पर फैसले किए गए हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में इस मामले पर बयान देने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने इसके साथ ये शर्त रखी है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई को बाधित न करे और सदन में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होने दी जाए। लेकिन विपक्ष सरकार की इस पेशकश से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की मांग है कि सिर्फ बयान देने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार को उन सभी सवालों का जवाब देना होगा जो छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर उठाए जा रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन मामले पर प्रतिक्रिया और माफी की मांग कर रहा है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को संसद और संसद के बाहर उठा रहे हैं। उन्होंने अमित शाह पर सवाल करते हुए पूछा है कि आखिर गृह मंत्री इस मामले पर सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और पूरे मामले में पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए। तो वहीं सरकार का कहना है कि वो संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
अमित शाह के बयान की पेशकश को सरकार इस दिशा में एक कदम बता रही है, जहां सरकार चाहती है कि संसद की कार्यवाही समान तौर और समान तरीके से चले और गृह मंत्री अपना पक्ष सदन में रखे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह के संसद में बयान के बाद विपक्ष का आरोप खत्म हो जाएगा या फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार बयान और चर्चा के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पुराने वोट बैंक और संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति जमीन मजबूत करने की तैयारी कर रही है। ओवैसी की नजर खासतौर पर उन विधानसभा सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ओवैसी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर अलग चुनाव लड़कर सपा के सामने नई चुनौती खड़ी करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सपा के मां यानी मुस्लिम यादव समीकरण को उसकी चुनावी ताकत का बड़ा हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अगर AIM मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है और उसे मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिलता है, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के चुनावी गढ़ पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता को सपा के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ओवैसी की पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश के कई चुनावों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। AIM का कहना है कि वो मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे पिछड़े और वंचित वर्गों की राजनीति भागीदारी बढ़ाना चाहती है। वहीं विरोधी दल का आरोप है कि AIM के चुनाव लड़ने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि AIM इस आरोप को स्वीकार नहीं करती है और उसका कहना है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने और अपनी राजनीतिक बात जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। अब सबसे दिलचस्प बात ओवैसी की तरफ से आया गठबंधन का संकेत है। ओवैसी ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ बातचीत का रास्ता खोलने की बात कही है। इसका मतलब साफ है कि ओवैसी इस बार सिर्फ अलग चुनाव लड़ने की रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अगर राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो गठबंधन का विकल्प भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के रुख का है। क्या अखिलेश यादव AIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होंगे? फिलहाल सपा की तरफ से ऐसा कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। सपा के लिए ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन होने की स्थिति में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। ओवैसी की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, उनमें से कई सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां समाजवादी पार्टी पहले से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है और AIM बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार देती है, तो सपा के सामने वोट बैंक की चुनौती आ सकती है। मान लीजिए सीट पर सपा और AIM दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं और दोनों को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलता है, तो विपक्ष वोटों के बंटने से चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है। हालांकि चुनाव में सिर्फ मुस्लिम वोट ही निर्णायक हो नहीं होते। उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे, यादव और अनपिछड़े वर्गों का समर्थन, दलित वोट और बीजेपी का वोट बैंक भी चुनावी परिणाम में बड़ी भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच किसी भी संभावित बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही दोनों पार्टियों को सीटों का बंटवारा और स्थानीय नेताओं की नाराजगी जैसे कई मुद्दे भी संभालने होंगे।